हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम फाइनली कल और परसों आप लोगों का लग जाएगा। और हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग जो है वो काफी टाइम से, स्पेशली 3 तरह के एग्जाम, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया और आरआरबी क्लर्क हो गया, ये तीनों एग्जाम हमारे डिफेंस कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, क्लैरिकल लेवल है, पे प्रोटेक्शन आपका लगभग सेम हो जाता है और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होती है। और हाँ, आप इस जॉब को सही स्ट्रेटेजी, सही तैयारी के साथ गेन जो है वो कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि सेफ अटेम्प्ट जो है वो आपका क्या हो सकता है एज अ ईएसएम डीईएसएम कैटेगरी के लिए। आज कुछ लास्ट में टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो कल की जो आपका एग्जाम है, अगर आप उसमें इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे तो शायद आप जो है वो एक बेटर स्कोर जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, 2 अलग-अलग दिन में एग्जाम है, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, टोटल 8 शिफ्ट होने वाली है। जो लोग पहली बार हमारे डिफेंस के सर लोग एग्जाम देने हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको गेट पे 8 बजे होना है। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 10 बजे खत्म हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में 10:30 बजे आपको गेट पे होना है, 11:30 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 एग्जाम खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में 1 बजे आपको गेट पे होना है, 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 3 बजे खत्म हो जाएगा। और चौथी शिफ्ट में 3:30 बजे आपको गेट पे होना है, 4:30 बजे आपका जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि इस साल वैकेंसी। देखिए सर, अगर ये मैं ओवरऑल वैकेंसी देखूं, ये इस साल ओवरऑल वैकेंसी हमें देखने को मिली लगभग 10,000 के करीब जो है वो 2025 में जो है वो वैकेंसीज थी। और इस बार सर ये आपकी ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। आप स्टेट वाइज देख लीजिए, ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है सर, ये प्री का कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है सर। मतलब सॉरी, ये वाला प्री का कट ऑफ है, माय मिस्टेक, ये प्री का कट ऑफ है। क्योंकि अभी ये मेंस का वीडियो मैं नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ये यहाँ पे फाइनल कट ऑफ का नंबर रखता। तो ये आप प्री का कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर की तुलना में। अब देखिए एक चीज समझिएगा, लास्ट ईयर लगभग आपको 64, 62, 61, 61, 60, 59, 58, ये सारी जो है वो कट ऑफ के नंबर दिख रहे हैं। 19 वैकेंसी थी लास्ट ईयर राजस्थान में, 61 कट ऑफ गया। इस बार 37 वैकेंसी ईएसएम कैटेगरी में है, 10 वैकेंसी डीईएसएम कैटेगरी में है। ओडिशा की 11 वैकेंसी है और सर 64 जो है वो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था। इस बार 23 वैकेंसी ईएसएम में है, डीईएसएम में 8 वैकेंसी है। इस प्रकार से हमें हमें डेटा के नंबर दिख रहे हैं। और अगर आप आगे आ जाइए तो ये अदर स्टेट्स के जो है वो कट ऑफ के नंबर्स हैं, वैकेंसीज हैं, और ये इस साल का डेटा है। देखिए सर, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क, हमेशा इसमें अटेम्प्ट काफी अच्छे होते हैं। और अटेम्प्ट्स अच्छे होते हैं इसलिए आपको कट ऑफ का नंबर ईएसएम कैटेगरी में सर आपको इतना दिख रहा है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपका कोई भी स्टेट हो, ये मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट के वीडियो में भी कहा था कि आपका कोई भी स्टेट हो सर, आपको यहाँ पे टारगेट एटलीस्ट जो है वो 60 का लेके चलना है सर। 60 का टारगेट आपके लिए एक सेफ जोन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से। हालांकि सर अगर आप देखें, एक एक अगर मैं डेटा और आपको बोलूं, लास्ट ईयर सर वैकेंसी 11 है, 64 कट ऑफ गया। इस बार वैकेंसी ज्यादा है ना सर, तो कट ऑफ का नंबर तो वैसे ही कम होगा सर। अगर और आप डेटा देखिए सर, 19 वैकेंसी, 61 कट ऑफ, इस बार 37 वैकेंसी प्लस प्लस डीएसएम की 10 वैकेंसी सर, तो कट ऑफ का नंबर तो वैसे ही कम जाएगा अगर आप वैकेंसी के ट्रेंड की बात करें। लेकिन 60 आपका एक सेफ जोन होगा, 60 को टारगेट आप करेंगे तो आप बेटर है कि आप जो है वो बढ़िया स्कोर जो है वो ओवरऑल कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताई हुई है सर कि आप जो है वो 60 नंबर को 20-20 बाइफरकेट करके कैसे आप कर सकते हैं। लास्ट मिनट में आपको सिर्फ ये कहूंगा, अभी सर आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स में होना चाहिए सर। ठीक है, आप अभी आपका पूरा ध्यान सर आप प्रीलिम्स में दीजिए। ठीक है, आपके अटेम्प्ट्स क्या हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया हो रही है, मैथ्स की आपकी स्ट्रेटेजी सही जा रही कि नहीं जा रही, मॉक जवाब दे रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको रीजनिंग में बताया कि मैं पजल जरूर ज्यादा करवाता हूं, लेकिन मैं कभी ये गाइड नहीं करता कि आप पजल को स्टार्टिंग में करें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको प्रेशर क्रिएट कर देता है कि अगर आपने पजल ट्राई किया, वो पजल आपसे गलत हो गया, तो अब आपसे गलती हो गई तो अब जो है वो टोटल अटेम्प्ट्स आप डर के मारे कर ही नहीं पाएंगे कि यार 3-4 मिनट में एक पजल नहीं बना, मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, मुझे बचे 30 क्वेश्चन और करने हैं, कैसे मैं करूंगा। तो कभी भी आप पजल से स्टार्टिंग मत करिए, हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से आप स्टार्ट करिए। ये सेम चीज आपको मैथ्स में करनी है, ये सेम चीज आपको जो है वो इंग्लिश में भी करनी है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कोई भी नया टॉपिक अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं सर। कल मैं कोई क्लास ले रहा था, कोई मुझे कह रहा है कि सर एक बार पॉसिबिलिटी के केसेस बता दीजिए। अरे भाई, मैं बता तो दूं, लेकिन आपके अब काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप उसको सीखने जाएंगे, आप खुद ही अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर लेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा हुआ है अगर हम उसको रिवाइज कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपको अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो सेक्शनल मॉक आप दे रहे हैं बस उसको आप रिवाइज कर लीजिए, उसमें आप मिस्टेक्स को देख लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हमेशा देखिए रेडी रहना है सरप्राइज के लिए, इसलिए सर क्योंकि
आईबीपीएस क्लर्क के अंदर इन जनरल अगर मैं देखूं तो अभी तक हमने देखे हैं कि अटेम्प्ट्स काफी अच्छे हुए हैं। मतलब 24-23 की हम बात करें, बच्चों के 80 85, जैसे आप अब देखिए, अगर मैं ईएसएम कैटेगरी का सर आपको कट ऑफ 60-61 दिखा रहा हूं, तो सोचिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया होगा, 80 प्लस से जाता है, 80 प्लस गया हुआ है। तो जनरली हाई अटेम्प्ट्स होते हैं सर, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर बार का ट्रेंड जो है वो फॉलो हो। जैसे 2024 में सर एसबीआई क्लर्क में थर्ड और फोर्थ शिफ्ट अच्छे खासे लेवल पे गई थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अटेम्प्ट्स में हमने हाई अटेम्प्ट्स जो है वो देखते हैं, मतलब देखे हैं। क्या पता हमें आईबीपीएस क्लर्क में इस बार कोई एक जो है वो ऐसा शिफ्ट मिल जाए जिसमें लेवल ज्यादा हो, तो सरप्राइज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा सर। आप केवल ये नहीं मान सकते कि जैसा पैटर्न लास्ट ईयर है वही इस बार रिपीट हो जाए। अगर आपको लेवल हाई लगता है, तुरंत आपको अलर्ट होकर अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि एक्यूरेसी बेहतर होगी तो ओवरऑल अगर कट ऑफ का नंबर कुछ भी जाएगा, आप उसमें जो है वो बेटर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगर आप लास्ट ईयर के पैटर्न को देखिए तो ओवरऑल सर पैटर्न बिट मॉडरेट का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा सर कि 30 जो है वो अटेम्प्ट, लेट सपोज आपने पहली और सेकंड शिफ्ट में किया और थर्ड शिफ्ट में आपके आपके अटेम्प्ट से 10-12 हो गए, ऐसा नहीं कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं 2-3 नंबर का डिफरेंस हुआ कि हाँ एक आध दो पैटर्न थोड़ा लेवल अप आ गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला था। ये कब का पेपर था सर? ये 24 अगस्त का पेपर था लास्ट ईयर का। फिर 25 अगस्त की बात करें, बिट लेंदी पेपर, बिट लेंदी पेपर अगेन मैं कहूंगा सर बहुत डिफरेंस नहीं था। अगर आपके अटेम्प्ट पहले सेकंड शिफ्ट में लेट सपोज 30-32 हुए हैं, तो इस बार आपके अटेम्प्ट हो सकता है 27-28 ही रह गए हों, 2-3-4 नंबर का माइनर डिफरेंस है। बट ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 32 जो है वो आपके अटेम्प्ट्स थे तो आपको थर्ड शिफ्ट में आके केवल 10 ही अटेम्प्ट्स रह गए। ये बहुत डिफरेंस हो जाता है, इतना डिफरेंस हमें जो है वो देखने को नहीं मिला था। पेपर आप देखिए, जैसे मैं अगर 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखूं सर, ओवरऑल इजी पैटर्न था। और अगर आप अटेम्प्ट्स यहां पे देखें तो लगभग 86 से 90 के करीब यहां पे अटेम्प्ट्स गए थे। मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट वाले वीडियो में क्लियर बोला है कि आपका टारगेट यहां पे 20-20 स्कोर होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें रीजनिंग में 30 एवरेज बच्चों ने स्कोर किया है, मतलब मैं कहूं कि अगर 100 बच्चे रहे होंगे एग्जाम देने में तो 70-80 बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर मेरा जो है 28 से 30 तो स्कोर बना है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 35/35 भी किए होंगे। तो आपको इतना जाना नहीं सर, आपका टारगेट क्लियर है कि आपका अगर 19-20 नंबर भी सब्जेक्ट वाइज आ जाता है, या लेट सपोज किसी एक सब्जेक्ट में आपने 25-28 भी कर लिए और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके 17-18 भी रहेगा तो भी आप बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर होनी चाहिए सर, क्योंकि आपके लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करके आपने मॉक दे लिया, मॉक में आपने स्ट्रेटजी समझ ली कि हाँ भाई अगर मैं ऐसे मॉक दे रहा हूं ना तो मैं डिसेंट स्कोर कर पा रहा हूं, और जो सर लोगों ने मुझे स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करने पे मेरा बेनिफिट तो हो रहा है। तो अगर आप वो स्ट्रेटजी भी फॉलो करेंगे और कम अटेम्प्ट्स भी आपके रह गए और एक्यूरेट रह गए तो भी आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं लेट सपोज जो है वो पेपर की बात करूं, अब इस सवाल को देखिए, सर्कुलर सेटिंग मंथ बेस्ड अनसर्टेन कंपैरिजन पजल बॉक्स पजल, इसमें कोई लेवल अप पजल आया था? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया था। सर्कुलर मतलब अनसर्टेन में 13 टोटल नंबर ऑफ पर्सन बन रहे थे। ये बॉक्स पजल में टोटल 7 लोग थे, डायरेक्टली डॉट दिया हुआ था। इस शिफ्ट की सारी पजल सर डुएबल मैनर में थी। अगर बच्चे का एवरेज 30-32 स्कोर हो रहा है तो उसका कारण है सर कि बच्चों ने स्कोर जो है इन सभी में किया हुआ है। आगे देखिए, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट जो है वो 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 1 क्वेश्चन। आराम से आपके सर डीसेंट अटेम्प्ट से यहाँ पे 25 प्लस तो हो जाएंगे, हुए हैं बच्चों के। और लास्ट ईयर इवन मेरे जो डिफेंस के सर लोग हैं उनका भी स्कोर अच्छा खासा बना था। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पे अगर आप ओवरऑल पेपर को देखें आपके अटेम्प्ट यहाँ पे डिसेंट बन सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। 15 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज, 20 नंबर तो आपके यही हो गए सर। इसके बाद एक केवल डीआईआई, 10 से 12 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक हो गए। आप अगर प्रैक्टिकली देखें, अगर आपने लगातार मॉक दिया है, टॉपिक्स को रिवाइज किया हुआ है, आपके यहाँ भी अटेम्प्ट 20 प्लस जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, इस पे आप देखिए आरसी की अगर मैं बात करूं, आरसी को छोड़ दें, सिंगल फिलर्स, पैराजंबल, वर्ड यूजेस, एरर डिटेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट, यहाँ भी आपके डिसेंट अटेम्प्ट्स जो है वो सर हो सकते थे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आ जाते हैं। अगेन पैटर्न इजी था सर। वंस अगेन आप अगर ओवरऑल जो है वो अटेम्प्ट्स को देखें तो 80 से 87, मतलब 87-88 एवरेज बच्चों के नंबर गए हैं। आपको इतना टारगेट नहीं करना है सर। वंस अगेन मैं कह रहा हूं 60 टारगेट है, 20-20 का अगर आप बेस बनाएंगे आप इसको जो है वो आराम से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, अगली शिफ्ट पे आ जाते हैं। इस शिफ्ट में जाइए सर, ये तीसरी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। इस बार सर लगभग 85 से 87 का अटेम्प्ट है। वंस अगेन मैं कहूं इतना हमें जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए सर, बच्चों के 30 अटेम्प्ट, 28-30 अटेम्प्ट जो है वो मैथ और रीजनिंग में हो रहे हैं। मतलब आप सोचिए पेपर का लेवल क्या होगा। एवरेज बच्चा है सर, एवरेज मतलब कि हाँ भाई 100 में से मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर इतने अटेम्प्ट्स तो हो ही जा रहे हैं।
इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके आईबीपीएस क्लर्क के सवाल अच्छे खासे देखने को मिले थे। इसके बाद एक शिफ्ट और अगर मैं देखूं, ये चौथी शिफ्ट वंस अगेन इजी टू मॉडरेट, अगेन मैं देखूं लगभग 82 से 83 करीब ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो हमने जो है वो लास्ट ईयर पे यहाँ पे देखा था। ठीक है सर, तो ये आपका टारगेट होगा, इन टारगेट्स को आप फोकस करिए, आपको इसकी हेल्प मिलेगी। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा जो आपके लिए जरूरी है, आईबीपीएस क्लर्क में सर क्या हो रहा है कि अटेम्प्ट्स आपके हो जाते हैं जिसमें थोड़ा सा जो क्वांट का पैटर्न है, जैसे ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ओवरऑल तो टफ कुछ भी नहीं है सर, मैं ये भी कहूंगा अगर मैं क्वांट पैटर्न को डिटेलिंग कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं क्वांट बहुत टफ आया, कुछ एक पैटर्न लेवल अप आ जाते हैं, लेवल अप आ जाने पे क्या होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, और रीजनिंग में ना कहिए एक आध पजल ऐसी जो लेंदी हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि पूरा पेपर कैलकुलेटिव है? द आंसर इज नो, पूरा पेपर कैलकुलेटिव नहीं है। कुछ एक डीआई के क्वेश्चन नंबर सीरीज का आपने देखा होगा, लॉजिक का सब लॉजिक, सब लॉजिक का सब लॉजिक, सब लॉजिक का सब लॉजिक आ जाता है। तो जब ये नंबर सीरीज में आपको लॉजिक के सब लॉजिक पकड़ने होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको करने में दिक्कत होती है, समय लग जाता है, समय लग जाता है, और 20 मिनट का आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे नंबर सीरीज लेंदी या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए डेली एक मॉक तो आप दे ही रहे होंगे, डेली एक मॉक मुझे उम्मीद है कि आप दे रहे होंगे, उसको आपने रिवाइज किया होगा, एनालिसिस किया होगा, मिस्टेक्स को आपने देखा होगा। ये मैंने सेफ अटेम्प्ट वाले वीडियो में कहा था कि आपको सेक्शनल क्वांट का जो है वो क्विज देना है, आपके पास जो भी एक मॉक होगा उसमें सर सेक्शनल का ऑप्शन जरूर दिया होता है, और मैंने आपको 10 दिन पहले ही कहा था कि आप जो है अगर डेली दो दो सेक्शनल मॉक को भी देंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे टॉपिक वाइज, और सेक्शनल मॉक जो है वो क्लोज करने पे एक अलग ही हमें कॉन्फिडेंस महसूस जो है वो क्या कहते हैं महसूस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सेक्शनल क्वांट भी दिया होगा, और क्वांट के जो क्विजेस अलग अलग वेबसाइट में आते हैं उसको भी आपने जो है वो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो फोकस किया होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है सर, मैथ और रीजनिंग 35-35 जो है वो क्वेश्चंस हैं, जिसमें अगर आप सिंपली प्रैक्टिकली देखें 20 मिनट में 1200 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन को आपको नियर अराउंड 34-35 सेकंड जो है वो देना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे केवल गेम सर कॉन्सेप्ट का नहीं रह जाता, यहाँ पे गेम आपका स्पीड का भी हो जाता है, और स्पीड आपकी काम आएगी केवल और केवल मॉक टेस्ट देने से। स्पीड तभी आपको समझ में आएगी कि जब आप लगातार मॉक देके अपने लेवल को इंप्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि जितना मॉक में आप फैमिलियर होंगे उतना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट में जो है वो बेटर होते जाएंगे सर। तो आपको जो है वो सेक्शनल मॉक या ओवरऑल मॉक आपको जरूर देना है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको नियर अराउंड केवल और केवल 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये साइकिल मैंने आपको सर बताया था, इसको आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे सर। ये साइकिल आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए वीक एरियाज के, अपने इंप्रूवमेंट को ट्रैक करिए, वापस मॉक दीजिए। इसको जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपको हेल्प मिलेगा सर। ठीक है, और जो भी आप मॉक दे रहे होंगे सर, ये भी मैंने आपको एक सेक्शन बताया था कि परसेंटाइल को आप जरूर ट्रैक करिए। परसेंटाइल को ट्रैक करना आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा हेल्पफुल जो है वो करेगा। अगर किसी मॉक में आपका परसेंटाइल 80-85 के ऊपर जा रहा है तो ये एक अच्छा है सर, क्योंकि आप सही सही दिशा में आप काम कर रहे हैं, और 80-85% ये शो करता है कि आपको पता है कैसे मॉक देना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, क्या स्किप करना है, क्या टच करना है ना, जो कहीं तुक्का नहीं मारना है। ये सारी चीजें शो करती हैं कि आपकी परसेंटाइल अच्छी बन रही है। अगर आपकी परसेंटाइल 80 से कम है सर तो उसको आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, और 70 से कम अगर है तो वो सर बहुत ही खतरनाक है, फिर तो आपके लिए सर थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी लास्ट में टिप है सर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए, नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सरप्राइज के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जब सरप्राइज हो जाता है ना सर तो ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी आपके काम आएगी, तो आप प्रॉपर अलर्ट हो जाइएगा। एक मैं आपको क्लियर सिनेरियो बताता हूं, मान लीजिए सर अगर आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है सर, आप मॉक दे रहे हैं रेगुलर कंसिस्टेंट, आपके मॉक में 70, 72, 76, 74, 75 है ना, 71, ऐसे मान लीजिए मॉक में मार्क्स आपके कंसिस्टेंट आ रहे हैं, कंसिस्टेंट आ रहे हैं कि हाँ भाई आप मॉक देते हैं इतने के आसपास तो आपके बन ही रहे हैं, लेकिन आपने पेपर आपने दिया और पेपर में एकाएक आपका अटेम्प्ट जो है वो 58 या फिर मान लीजिए 60 पे जाके रुक गया, तो आपको सर वहां पे ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे यार इतना सब कुछ किया लेकिन पेपर में जाके मैं घबरा गया, मेरी घबराहट के कारण अटेम्प्ट कम हो गए, अब तो मेरा यार ये एग्जाम खराब हो गया, अब मैं क्या ही करूं। आप प्रैक्टिकली एक चीज समझिए सर, अगर आपके लगातार ऐसे मार्क्स आ रहे हैं मॉक में तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्जाम में जाके आपका ये मार्क्स आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता सर, ये एक बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है कि आप खुद को ब्लेम करना चालू कर दें कि अरे मेरा ही पेपर खराब हो गया, मेरा ही पेपर टफ हो गया, मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब ये है सर कि पेपर का लेवल अप हुआ है,
जो आप लगातार मॉक में एक डिसेंट स्कोर, देखिए सर कोई भी मॉक आप दे रहे होंगे वो मॉक खराब नहीं होते, है ना, क्योंकि उनकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर वो खराब मॉक देंगे तो आप ना उनका नाम सुनेंगे, ना आप कभी उनको अवेल करेंगे। तो आपने अवेल इसलिए किया है क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, तो वो मॉक खराब नहीं दे रहे हैं सर, आपने उसमें एक अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर ली है। अगर एकाएक आपके नंबर उससे कम हो गए, इसका मतलब ये है सर कि आपको फोकस करना है ये कि हाँ भाई पेपर का लेवल अप मुझे समझ में आ रहा है, अब ना मुझे एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर करूंगा तो मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी। तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ फील हो जाए, ये अटेम्प्ट्स आपने देखे और ये अटेम्प्ट्स आपको फील हो जाए, सीधे सीधे पहला फोकस आपको करना है कि नहीं यार, जितने भी क्वेश्चन मैं करूं मैं मेक श्योर करूं कि मेरी एक्यूरेसी बढ़िया हो, क्योंकि एक्यूरेसी यहां पे आपको सेव करेगी सर। यहां पे तुक्का लगाएंगे आपका ज्यादा नुकसान होगा, वो आपको नहीं करना है सर, ठीक है, ओके। तो ये आपकी ओवरऑल सर फाइनल स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने बता दी। आप सर ध्यान रखिएगा, इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क के बाद, प्री के बाद हम लोग मेंस को भी टारगेट करने वाले हैं और मेंस की भी स्ट्रेटेजी को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। और मेंस के लिए सर कंप्लीट, जैसे हमने एसबीआई क्लर्क के लिए जो है वो मेंस को यहाँ पे लॉन्च किया था, हम आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी सर प्लान करेंगे। दो तरीके हैं सर, एक तो ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा सर सेल्फ स्टडी में एज अ ईएसएम डीईएसएम कैटेगरी आपको बहुत मुश्किल होती है, आपको नहीं पता क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है, कहां से पढ़ना है, टॉपिक वाइज नोट्स कैसे पढ़ने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां मिलेगा, लैक ऑफ गाइडेंस मेंटरशिप, ये बड़ी दिक्कत होती है सर, स्पेशली अगर मैं डिफेंस कैटेगरी में बात करूं तो। लेकिन अगर आपको सिलेबस कवरेज, स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए और प्रैक्टिस और रिवीजन सेशन मिल जाए, स्टडी नोट्स और क्विजेज आपको मिल जाए, गाइडेंस और मेंटरशिप मिल जाए, तो ये आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सर हम कंप्लीट एसपीआई आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच जो है वो कल लॉन्च करेंगे सर। ये हमारा एक बैच आरआरबी क्लर्क के लिए है सर। आरआरबी क्लर्क में जो ईएसएम डीईएसएम कैटेगरी में आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, और एक हम आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का बैच कल लॉन्च करेंगे सर। और वो बैच आपको मिल जाएगा कहां पे, वो बैच आपको मिल जाएगा सर हमारे बैंक महानायक में। एक बार सर बैंक महानायक अगर मैं दिखा पाऊं कि बैंक महानायक कहां पे है, तो ये आपका सर बैंक महानायक है। वैसे शायद इसमें ये प्राइसिंग थोड़ी सी अपडेट वर्जन की नहीं है, मैं अपडेट वर्जन वाली प्राइसिंग आपको दिखा देता हूं सर। तो इसके अंदर आपका सर जो ये मैं बात कर रहा था कि इसका आईबीपीएस क्लर्क के बैच का, वो आपको यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। कहाँ रह गया सर, जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट सर। तो बैंक महापैक के अंदर सर अभी आपको आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट जो है वो बैच हम आपको यहाँ पे डिटेल वे में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कहाँ है, ये है सर, ये सर। इसके अंदर सर आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच, एसपीआई क्लर्क मेंस का बैच, एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच, ये 1 साल के लिए 1599 में सर, 1.5 साल के लिए 1799 में सर, और 2 साल के लिए 2499 में, और 3 साल के लिए 2999 में कंप्लीट सारे बैचेस का एक्सेस आपको सर बैंक महानायक में प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वाला बैच मैंने आपको बता ही दिया सर कि ये स्पेशली डेडिकेटेड है आरआरबी क्लर्क के लिए। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये जो है वो बैचेस और वीडियोस की लिंक आपको कहां मिलेगी सर, ये आप किसी भी वीडियो में, जैसे आप इस चैनल पे जाएंगे, जो ये वीडियो चल रहा है सर इसके भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे लाइव पे गए सर, लाइव पे मैंने सर, जैसे ये आपको सामने क्लास दिख रही होंगी एलआईसी, कल ही मैंने सर ये आईबीपीएस क्लर्क पे एक क्लास ली है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सर, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का बैच भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि 2.0 बैच है। इसको आप क्लिक करेंगे, जो है वो एक्स सर्विसमैन बैच मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप बैंक महानायक अवेल करेंगे, इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे सर, जो कि आपको 1 साल के लिए 1599, 2 साल के लिए 17999, और जो है वो 1.5 साल के लिए 1799, 2 साल के लिए 2499, 3 साल के लिए 2999, ऐसे आप इसको अवेल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है सर। बाकी बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप सभी को। एक छोटा सा सर काम जरूर करिएगा, एक बार मुझे सर आप लोगों ने जो भी अभी लेटेस्ट कोई मॉक दिया होगा, लेटेस्ट जो भी आपने आईबीपीएस क्लर्क का मॉक दिया है सर, एक बार मुझे बताइएगा आपके उस मॉक में टोटल स्कोर सर कितने बने हैं, टोटल स्कोर कितना बना है, मैथ में स्कोर आपने कितना किया, रीजनिंग में कितना किया, इंग्लिश में कितना किया, और उस मॉक में सर आपके परसेंटाइल जो है वो कितने हैं, उसको भी आप लोग सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर एक बार मेंशन करिएगा, ठीक है सर, ओके। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।